नमस्कार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, बहुत दिन से ये वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। दरअसल हम जिनके साथ थे जगदीश यादव जी के साथ, उनके परफेक्ट पिक्चर में, वहाँ से हम लोग चूँकि अलग अलग हम लोग का एजेंडा था, तो ये तय हुआ कि हम न्यूज़ चैनल अलग लेके चलें और वो जो है अपना कैमरा का फ़ोटो फीचर है वो उसको लेके अलग चलें। तो वो सब में मुझे फिर से चूँकि ये सारा सेटअप करना था, इसलिए मुझे थोड़ा सा 2-4 दिन 10 दिन जो है गैप हो गया, लेकिन अब मैं रेगुलर आप लोग के साथ रहूँगा। और जैसा मैंने आपको पहले अपने वीडियो में आज से 3 महीने पहले वादा किया था कि मैं राजनीतिक घटनाओं पे देश के जनमन की बात को अपने चैनल के सहारे सामने लाने की कोशिश करूँगा, बिना किसी बायस्ड के होके, बिना किसी पूर्वाग्रह के। जो फैक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी कोशिश होगी कि वो आपके सामने रख के बाकी उस पर फैसला करना, उसको समझना, उस पर दिमाग लगाना, उसे ग्रैस्प करना, ये सब आप पर डिपेंड करता है। आज पूरे देश की निगाह जो है वो बेंगलुरु की तरफ है। बेंगलुरु सच पूछिए तो आज़ादी के बाद भारतीय राजनीतिक इतिहास में कई बार महत्वपूर्ण स्पेस बन गया, महत्वपूर्ण स्थल बन गया। अभी हाल में देखिए, जो कर्नाटक का इलेक्शन हुआ है, जो बेंगलुरु में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उससे बहुत सी हलचलें जो है जिससे केंद्र की राजनीति प्रभावित हुई, राष्ट्रीय राजनीति भी प्रभावित हुई है। आज से 34 साल पहले इसी तरह यहाँ पे एक पॉलिटिकल बैठक हुई थी और उसने देश की पूरी राजनीतिक दिशा बदल दी थी। सच पूछिए तो इस बैठक को और उसके बाद जो पॉलिटिकल डाइवर्जन हुआ, पॉलिटिकल कोर्स का जो दिशा बदली, उसे हम भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर मानते हैं। उस पर हम बाद में आएंगे। आज की मीटिंग को पहले आते हैं। ये मीटिंग 2 दिन के लिए रखी गई, आज से शुरू होगी। कुछ ही देर बाद जो है वहाँ पे विभिन्न विपक्षी दलों के नेता वहाँ पहुँच जाएंगे और उनकी बातचीत होगी। रात में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के यहाँ डिनर है, उस पर भी लोग मिलेंगे, उस पर भी अनौपचारिक बातचीत होगी। असली बैठक जो है वो 18 तारीख कल स्टार्ट होगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। विपक्षी एकता की दिशा पे डिसीजन हो सकते हैं, और भी जो भी आज शाम के मीटिंग में अनौपचारिक बातचीत में एक से समझ लिए एजेंडा तैयार करेंगे लोग, जिसमें क्या बातें कल होनी है वो तय की जाएंगी। और कल की बैठक में जिसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, उसमें सारी चीजें तय होगी। आप इस बैठक को विपक्षी एकता की कोशिशों का दूसरा चरण कह सकते हैं। पहला चरण जो है वो 23 जून को पटना में हुआ था। नीतीश कुमार की तरफ से, जो पटना के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार की तरफ से वो बैठक बुलाई गई थी। उसमें 15 विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचे थे, जिसमें कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, एनसीपी भी थी, कई पार्टियां थी, 15 पार्टियां थी। लेकिन ये कल की आज जो बैठक होने जा रही है, इसमें 26 विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। 2 दिन पहले तक 24 विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उसमें कल 2 पार्टियां और जोड़ने का फैसला या उनका रिक्वेस्ट आया। उसमें से है एक यूपी के अपना दल कृष्णा पटेल, जिसके अध्यक्ष हैं, और दूसरा जो है एमडीएमके तमिलनाडु की पार्टी। इन 26 पार्टियों के नेताओं में कई मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, कई पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। सोनिया गांधी भी इसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं, ऐसी खबर है। वो आज के डिनर पे भी रहेंगी। ममता बनर्जी से आज रात के डिनर जो सिद्धरामैया द्वारा दी जा रही है, उसमें नहीं रहेंगे। हम जो कोशिश हमारी होगी वो कल जो कुछ भी होगा फैसला, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2 कारण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
आप और कांग्रेस में जो मनमुटाव था वो भी खत्म हो गया। कल जो कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अध्यादेश का समर्थन करेगा, अध्यादेश की मुखालफत करेगा पार्लियामेंट में, जिसके जरिए कि आप सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार की जो है नौकरियों की नियुक्ति के मामलों को वापस लेने की बात है, सेंटर को देने की बात है, राज्यपाल को सौंपने, उपराज्यपाल को सौंपने की बात है, उस अध्यादेश का विरोध करेगा। तो इस तरह मीटिंग के पहले कई चीजें जो आपस में टकरा रही थी उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। अभी चीजें हर्डल्स कई भी आएंगी आगे, और वो धीरे धीरे अगर इनका उद्देश्य एक है, या आप कह लीजिए इन पे जनता का दबाव है, क्योंकि मेरा मानना है जब भी मैं कम से कम 3-4 विपक्षी एकता को कवर कर चुका हूँ, वो जनता दल से लेके देवगढ़ा, यूनाइटेड फ्रंट हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीए हो, इन सबको मैं कवर कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, कई से कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, एक राज्य में दो पार्टियों के बीच हितों का टकराव होता है, तो ये धीरे धीरे होती है। तो लेकिन जो दिखाई दे रहा है, एक 6 महीना या कह लीजिए 7 महीने से जो स्टार्ट हुआ प्रोसेस, नेता एक दूसरे से मिले, टेलीफोनिक बातचीत थी, उसके बाद पटना की मीटिंग हुई, फिर कल आज जो मीटिंग हो रही है, उससे लग रहा है कि विपक्षी एकता एक दिशा की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो मीटिंग होने जा रही है, ये एक तरह से अगर इसका बैकड्रॉप देखें तो अभी जो महाराष्ट्र में घटनाएं हुई, जिसमें कि एनसीपी को तोड़ के बीजेपी ने अपने साथ उसका एक धाड़ा मिला लिया, उसके पहले उद्धव पार्टी की जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, उसको तोड़ के मिला लिया। फिर जो बंगाल में पंचायत चुनाव हुए उसमें हिंसा आई, उसमें सीपीएम का भी बयान आया था, कांग्रेस का भी बयान आया था। उन सबको लेके उसके बैकग्राउंड के पृष्ठभूमि में ये मीटिंग होने जा रही है। मैंने आपसे कहा कि ऐतिहासिक 34 साल पुराने इतिहास को क्या बंगलुरु दोहराएगा? 34 साल, ठीक 34 साल पहले 11 अक्टूबर को यहाँ विपक्षी पार्टियों की एकता का प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि प्रारंभ तो पहले से स्टार्ट हो गया था, यहाँ से एक ठोस स्वरूप लिया था, जिसमें 4 सेंट्रिस्ट पार्टी, मध्यमार्गी पार्टी मिलके जनता दल का निर्माण की थी। ये जनता दल के इर्द गिर्द जो है क्षेत्रीय पार्टियाँ जुटी, साउथ की, नॉर्थ ईस्ट की, और राष्ट्रीय मोर्चा बना। वाम मोर्चा के 4 दल से आके और जुड़े, तो रामो वामो NF-LF का हुआ, और 84 में जो कांग्रेस 3/4 मेजॉरिटी से 400 से ज़्यादा सीट लेके आई थी सत्ता में, वो इस विपक्षी एकता की वजह से 89 में पराजित हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी। खैर उस इतिहास पर हमको नहीं जाना है। और हाँ, परिस्थितियाँ अलग थी, वो परिस्थिति नहीं थी 89 में जो इस समय है। 89 में अधिनायकवाद नहीं था, लोकतंत्र को इतना बड़ा खतरा नहीं था, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा था, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं हो रहा था, ईडी CBI जैसे एजेंसियों को लेकर लगातार विपक्षी दलों को छापा मारना, उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये जो समय है विपक्षी पार्टियों के अस्तित्व के संकट के लिए संकट बन चुका है, ये समाज के लिए संकट बन चुका है, ये देश के लिए संकट बन चुका है। ऐसा हिंदुस्तान कई लोगों का मानना है, केवल विपक्षी पार्टियों का नहीं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। गोदी मीडिया के लिए 18 तारीख के लिए मसाला जुटा दिया है मोदी जी ने और शाह जी ने, उस पर भी बाद में मैं आऊँगा। तो 34 साल पहले जो एकता स्टार्ट हुई थी और जिसने मील के पत्थर का काम किया, अगर आज और कल ये एकता की मीटिंग किसी ठोस धरातल पे पहुंचती है, कुछ सफल परिणाम को निकलती है, तो सच मानिए 2024 भी इतिहास का, भारतीय राजनीतिक इतिहास का दूसरा मील का पत्थर साबित होगा। विपक्षी एकता की इन कोशिशों से बीजेपी डरी हुई, खासकर मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ऐसा है कि आप कितना भी अपने को बलवान और दृढ़ प्रतिज्ञ और
मजबूत हृदय वाला साबित करें, लेकिन जब संकट आते हैं तो आपका भी एक्सपोजर या आप भी गलत निर्णय देना शुरू करते हैं। बीजेपी और मोदी जो इस समय डिसीजन एक के बाद एक ले रहे हैं, वो इस डर और भय का परिणाम है। आप देखिए, अमेरिका से जब वापस आए तो उस समय पटना में केवल 15 पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई थी और इतना घबराए थे जितना अमेरिका में उन पर दबाव काम किया, जिस दबाव के कारण उनको पूरा मीडिया का दबाव, सीनेटर का दबाव और जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, उस दबाव से ज़्यादा उनको देश में जो हो रहा था उसकी चिंता थी। और आते ही उन्होंने बड़ी पुरजल्ला था उस पर मीटिंग नहीं बुलाई। ये मीटिंग बुलाई कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, बीजेपी के अध्यक्ष की और बीजेपी के लोग नेताओं की मीटिंग बुला के उसके बाद फिर रणनीति, चुनावी रणनीति तैयार करनी शुरू की। ये 5 विधानसभाओं की नहीं, 2024 के आम चुनाव की, और खुद निकल गए कैंपेनिंग में। और उसके बाद गलती पे गलती कर दी। भोपाल और छत्तीसगढ़ में भाषण में आप उन्होंने क्या कहा कि भ्रष्टाचारी पार्टी एक हो रही है हमको हराने के लिए। मतलब उन्होंने सारे विपक्षी दल के जितने दल थे उनको भ्रष्टाचारी बना दिया, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी प्रमाण के। सबको केवल ईडी और सीबीआई के, अपने ईडी और सीबीआई के जरिए सबको उन्होंने भ्रष्टाचारी बना दिया। भोपाल में कहा था, लेकिन फिर भी गलती करते गए। उसके बाद ये कहा, भोपाल में भी कहा, एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, और जिन लोगों पे आरोप था उन लोगों को लेके, उन लोगों को तोड़ के एनसीपी से वो अपने साथ मिला लिया, महाराष्ट्र में सरकार में उप मंत्री बना दिया। अजीत पवार, छगन भुजबल और भी बहुत से नाम हैं जिनको आप लोग जानते हैं और जिनके बारे में यही बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता लगातार बोलते रहे। और उसके बाद आजकल चल रहा है वॉशिंग मशीन बीजेपी है, आप भ्रष्टाचार हो, आओ धुलाई करके आपको पाक इंसाफ बना देंगे। तीसरी गलती उन्होंने क्या की, इस गलती पे गलती देखिए। 17-18 की मीटिंग विपक्षी पार्टियों की बहुत पहले से तय थी, लेकिन उन्होंने 3 दिन पहले ये अनाउंस कर दिया कि 18 को एनडीए की मीटिंग बुलाएंगे। पहले तो एनडीए है क्या इस समय? खैर एनीवे, एनडीए की मीटिंग 18 ही को क्यों बुलाई गई, जबकि 18 को बंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग है? इसलिए कि विपक्षी पार्टियों की बैठक की खबर जो है वो खबर न बने, जैसा हमेशा बीजेपी का, मोदी जी का टैक्ट रहा है, उसको दूसरी खबरों के जरिए उड़ाने का। इसलिए 18 अब गोदी मीडिया बेचारे सब पकाए थे कि उनको तो बेंगलुरु की मीटिंग कवर करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय मुद्दा है। अब उन्होंने दे दिया, नहीं तो हमारी एनडीए की मीटिंग जो दिल्ली में होने वाली है उसको कवर करो, उसको हाईलाइट करो। निश्चित तौर पे ये जो कथित मीडिया, गोदी मीडिया है, वो 18 की बेंगलुरु की मीटिंग की जगह जो है एनडीए में है कौन इस समय? 5 साल में एनडीए कहाँ गया? शिवसेना है, अकाली दल है उसके साथ, जेडीयू है उसके साथ? नहीं। जो कल आएंगे मीटिंग में वो आएंगे, मांझी आएंगे, मांझी भी नहीं आ रहे, मांझी के बेटे आएंगे, मुकेश सहनी आएंगे, टूटे हुए बीजेपी एनसीपी के जो हाल में टूटा उसका घटक अजीत पवार का घटक दल आएगा, टूटे हुए शिवसेना का घटक दल शिंदे का आएगा, चिराग पासवान आएंगे जिनकी पार्टी को बीजेपी ने खुद तोड़ दिया था, और चिराग को एक किनारे करके उनके चाचा पारस जी को मंत्री बनाया था, 5 एमपी को अलग कर दिया था। उस चिराग के यहाँ कल परसों बीजेपी पहुंची कि आइए आप मीटिंग में आइए, चिट्ठी पहुंची, मांझी को चिट्ठी पहुंची। ये लोग इनके सहयोगी हैं। आप किसकी मीटिंग बुला रहे हैं? वो तो भ्रष्टाचारियों की मीटिंग बुला रहे हैं। आप किसकी मीटिंग बुला रहे हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इनमें कौन कौन लोग हैं जो दानदार हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी नहीं कि मैं किसी को दूसरी साबित, ये इन्हीं लोग के आरोप के आधार पर मैं कह रहा हूँ। ये लोग जिन लोग पे आरोप लगा रहे थे, कल की मीटिंग में उन सारों को बुलाया है। ये जो आपके सिंधे हैं, इस पर घोटाले का किसने आरोप लगाया था? अजीत पवार पे घोटाले का किसने आरोप लगाया था? मांझी पे किसने आरोप लगाया था? अपना दल को, अच्छा पार्टियों में उन्होंने रिश्तों में भी फर्क कर दिया। माँ बेटी अलग है, कृष्णा पटेल पहुंच रही वहां पे बंगलुरु में, और बेटी इनके साथ है, मिनिस्टर है तो इनके साथ ही है। चाचा भतीजे में झगड़ा लगवा दिया। महाराष्ट्र में भी एनसीपी में चाचा भतीजा शरद पवार और अजीत पवार,
लोकसभा में पारस जी और चिराग जी, ये दोनों अलग हो गए हैं। अब सवाल है कि कल की मीटिंग में क्या होगा। मैंने कहा कि ये तो कल सामने आएगा, लेकिन मोटे तौर पे 3-4 चीज़ें हो सकती है। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक ऐसा नहीं कल बहुत बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे। हो सकता है साझा मोर्चे पे बात हो कि सारी पार्टियों को मिलकर एक साझा मोर्चा बनाया जाए। संयोजक, इस मोर्चे का नाम देने के साथ संयोजक पर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि तय नहीं है, लेकिन यही होता है प्रोसेस में। फिर सीएमपी कॉमन मैन प्रोग्राम पे चर्चा होगी। पहले तो सारी पार्टियां स्टेट लेवल पे जो हो रहा है, जो केंद्र सरकार की जातियों के वजह से हर जगह माहौल है, जो हड़कंप मचा है, वो अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी बातें कहेंगी। और उसके बाद आगे क्या करना है इस पर बात होगी। आगे असल बात विपक्षी एकता उस समय होगी जब सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि कई स्टेट में पार्टियां, विपक्षी दल की कई पार्टियां आमने सामने हैं, खास करके कांग्रेस और जो क्षेत्रीय पार्टियों में, उनमें भी हितों को लेकर टकराव है। लेकिन हमेशा रहा है, चाहे जनता दल बनाओ, रामो वामो बनाओ, यूएफ बनाओ, एनडीए बनाओ। एनडीए आप सोचिए 96 से कोशिश चल रही थी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे आदमी लगा हुआ था। 99 में जाके कंप्लीट हुआ। 2 बार एनडीए की सरकार गिर गई 11 दिन 11 महीने पे, उसके बाद जाके एनडीए कंप्लीट हुआ, एनडीए की सरकार आई। तो विपक्षी एकता आसान नहीं है सब पार्टियों को अपना। इसलिए अभी बहुत चीज़ें आप सुनेंगे कि प्रधानमंत्री को लेकर लड़ाई, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती है। हमेशा विपक्षी एकता में एक सेंटर पार्टी होती है जो धुरी बनती है। रामो वामो के समय जनता दल धुरी थी, यूनाइटेड फ्रंट के समय जनता दल धुरी थी, उसके पेरीफेरी पर चारों तरफ पार्टियां इकट्ठी होती है। एनडीए में बीजेपी धुरी थी, उसके चारों तरफ सारी पार्टियां इकट्ठी है। इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस धुरी रहेगी। 4 स्टेट में उनका बीजेपी के 4-5 स्टेट पर सीधे सीधे उनकी बीजेपी की लड़ाई है और उनकी सरकारें हैं। तो इसलिए, और फिर जो इधर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का जो ग्राफ धीरे धीरे हिमाचल, कर्नाटक चुनाव जीते, और ये भी माना जा रहा है कि जो 5 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं इसमें एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चांसेस माने जा रहे हैं कि यही जीतेगी। इतना ही नहीं, तेलंगाना में माना जा रहा है कि कांग्रेस बढ़ेगी। हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन वहाँ भी हो जाए। खैर, उसके बारे में तो बाद में डिस्कस होगा, लेकिन निश्चित तौर पे आज और कल जो बेंगलुरु में होने जा रहा है वो निहायत ही महत्वपूर्ण है। और अगर वहाँ कुछ तय हुआ तो देश की राजनीति जो है वो बदलेगी। और ये बात न केवल मोदी, अमित शाह, बीजेपी के नेता समझ रहे हैं, बल्कि संघ भी समझ रहा है। हलचल मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। इसके बाद क्या डिसीजन आते हैं, क्या रिपरकशन उसका होता है, उसका भी खतरा बना हुआ है। आज के बस इतना ही। और मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि हम आपके सामने तभी आते रहेंगे जबकि आप हमको सब्सक्राइब करते रहेंगे और लाइक का बटन दबा के हम लोग का उत्साह बनाते रहेंगे। धन्यवाद।